नमस्कार। द अर्थ न्यूज़ में आप सब दर्शकों का स्वागत है। आज सत्संग में हम कुछ इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं जो कि हमारे लोकल मसले, जो लोकल प्रॉब्लम्स हैं या लोकल इश्यूज़ हैं, उनको भी एड्रेस करेंगे और एक जियोपॉलिटिकल जो बदलता हुआ डायमेंशन है खित्ते का, उसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहूँगा हमारे एडिटर इन चीफ श्री शिवांग सत्य गुप्ता जी का। जय शिवांग माता जी, दी। आपका स्वागत है। जय माता दी माता सर। शिवांग सर, जैसे मैं बात कर रहा था कि बदलता हुआ जियोपॉलिटिक्स, एक 2 दिन पहले की खबर है, यूएस के एम्बेसडर सर्गियो गौर और मोर इम्पोर्टेंटली जो इंडो पैसिफिक कमांड है यूएस आर्मी की, उसके एडमिरल पपैरो ने विज़िट किया वेस्टर्न कमांड चंडी मंदिर जो चंडीगढ़ के पास है, वहाँ विज़िट करते हैं। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि वेस्टर्न कमांड जो है उसकी स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस ऐसी है कि वो एक बैकबोन है इंडियन ऑफेंसिव का। अगर इंडिया कभी ऑफेंस करती है पाकिस्तान के खिलाफ या कि कोई जवाबी हमला करती है, जम्मू से लेके फजिल का पंजाब इलाका, पूरा जो बॉर्डर का इलाका है, वो इसी कमांड के अंडर आता है। तो एक तरीके से इतने हाई रैंकिंग जो ऑफिशियल्स हैं यूएस के, एम्बेसडर और एक एडमिरल का आना एक बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा हम बात करेंगे SVDIME मामले पे और यूजीसी के इश्यूज़ पे। सर, हम स्टार्ट करते हैं कि जो ये विज़िट है ये इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, इसको क्यों इतना अलग नज़र से देखा जा रहा है? रवीश, जो आज आपने अर्थ न्यूज़ में हमने चॉइस की है टू डिस्कस जम्मू कश्मीर में बैठ के, उसका कारण ये है कि जम्मू कश्मीर ऑपरेशन सिंदूर से लेके, करगिल से लेके, 71 की लड़ाई से लेके पाकिस्तान के साथ जब भी हमारी टेंशन एक्सकलेट करती है तो जम्मू कश्मीर उसका कहीं ना कहीं पे एपिसेंटर होता है। अमेरिका का भी उसमें इंटरेस्ट है और चाइना का भी उसमें इंटरेस्ट है। अमेरिका के साथ भारत के जो डिफेंस के रिलेटेड रिलेशन रहे वो खाली आज से पहले तक थे, एक हम ये कह सकते हैं दूर दूर के रिश्ते थे डिफेंस के मामले में। भारत अमेरिका को एज ए डिफेंस सपोर्ट नहीं मानता था। भारत का जुगाव बाकी कंट्रियों के साथ था, लेकिन जिस तरीके से भारत अब आज की पोजीशन जियोपॉलिटिक्स में देखता है अपनी, यहाँ वर्ल्ड देखता है, साउथ एशिया में भारत का जो इम्पैक्ट है वो एक इम्पेरेटिवली बहुत हैवी वेट हो चुका है। और जो अमेरिका की स्ट्रैटेजी है चाइना को लेके, वो भी कहीं ना कहीं भारत को एक स्ट्रैटेजिक स्ट्रेंथ देती है अमेरिका के साथ, जिसका ज़्यादा बेनिफिट पाकिस्तान ले रहा था। और अमेरिका को भी समझ आ चुका है कि जिसमें मैं बेट कर रहा था वो कंट्री ना तो डेमोक्रेटिक है, ना ही वो सेफ हैंड्स में है, और उस तरफ बढ़ने की कोशिश की जा रही है बाय अमेरिका कि अमेरिका भारत की स्ट्रैटेजिक थिंकिंग का ट्रस्ट विन करे, भारत की इंपॉर्टेंस को अंडरस्टैंड करे, और भारत भी बड़ा कॉशियसली इस चीज़ को स्टेप बाय स्टेप बढ़ा रहा है। ये विजिट सोची समझी डिप्लोमेटिक एक हम ये बोलें स्ट्रैटेजिक मैसेजिंग है वर्ल्ड को कि भारत किसी के साथ भी बात कर सकता है, एंगेज कर सकता है, और अपने हितों को, सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करते हुए मिलिट्री अग्रेशन में भी अपनी चॉइस के हिसाब से सपोर्ट और बेनिफिट ले सकता है। तो मुझे इसको एक पॉजिटिव एंगल दिखता है, मुझे इसमें नेगेटिविटी नहीं दिख रही है। एज ए शिवांग सत्य गुप्ता, एज ए एडिटर इन चीफ, एज ए थिंकर, मुझे ये जियोपॉलिटिकल स्ट्रेंथनिंग ऑफ पोस्चर ऑफ भारत दिखता है कि हमने पोस्ट सिंदूर वेस्टर्न कमांड में लिया, जो कि पाकिस्तान को सीधे ध्यान देती है, ठीक, और विद द एम्बेसडर एंड आर्मी प्रोफेशनल। तो फ्रॉम अ डायलॉग, फ्रॉम अ सिंपल एंगेजमेंट से हम थिएटिकल जिसको बोलते हैं ना आर्मी डिफेंस में, उस तरफ अमेरिका के साथ एंगेज हो रहे हैं। ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है और इसको पॉजिटिव तरीके से ही लेना समझदारी होगी। बाकी ग्राउंड में तो आपको पता ही है कि जो भारत में डेमोक्रेसी है अभी हमारी, उसमें पोजीशन लीडरों को कुछ भी गवर्नमेंट करेगी उसका नेगेटिव एस्पेक्ट देखना है और उसका क्रिटिसिज्म होता रहेगा। लेकिन स्ट्रेटजिकली भारत का ये मूव जो है, इसको आप एक स्ट्रॉन्ग, कैलकुलेटेड और
भारत की डिफेंस में अमेरिका के साथ जो पोस्चरिंग है वो बाय एंड लार्ज भारत के हित में है, और ये पाकिस्तान के लिए बड़ा एक डेंजरस डेवलपमेंट है। पाकिस्तान में सोचे पड़ी होंगी कि जिसको अभी तक हम ये मान रहे थे कि अमेरिका हमारी सपोर्ट के लिए ही इंटरफेयर करेगा, इसके बाद अब ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा। इसमें एक बात और अगर हम जोड़े कि आज जम्मू में हमने देखा, यहाँ कल उधमपुर से काफ़ी वीडियोस वायरल हुई, आईएएफ के जेट्स, जो कि एक आउट ऑफ रूटीन चीज़ थी क्योंकि जम्मू में आमतौर पे जेट्स का हमने उड़ना कम देखा है, और अचानक से आज उस विजिट के जो चंडी माता में जो टॉप ब्रास हरियाणा के चंडी मंदिर में बिल्कुल जो यूएस के विजिट करते हैं इंडिया को, उसके बाद आज हमने कुछ जेट्स भी उड़ते हुए देखे जो नॉर्थवर्ड्स गए। तो ये भी एक ऐसा एक बदलते हुए सिनेरियो या एक प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक्स की तरह मैं इसको देखूंगा। है ये आप देखिए ना, वाशिंगटन जो है वो इंडिया के ऑपरेशंस में एंगेज तो हो ही रहा है। आप ऑपरेशन सिंदूर में देखें, बिल्कुल जो एडमिरल पपायो थे उन्होंने तारीफ की है ऑपरेशन सिंदूर की, है ही है। और मोस्ट रिमार्केबली उन्होंने इराक और अफगानिस्तान में सर्व किया है। वो जानते हैं खित्ते को, वो इंडियन आर्मी की जो प्रोवेस है उसकी बात कही है उन्होंने दिल्ली में, जब वो इस मंदिर की विजिट से पहले जब वो दिल्ली पहुंचे थे और कुछ ऑफिशियल एंगेजमेंट्स में। अब देखिए ना, इसमें दो तीन चीज़ें हैं जिसको जो लोग इंटरेस्ट लेते हैं उनको बताना ज़रूरी होगा। जैसे कि यूएस अब भारत के साथ ना खाली एब्स्ट्रैक्ट एग्रीमेंट्स में नहीं रहना चाहता है। यूएस को लग रहा है कि अगर मुझे पैसिफिक में चाइना को ध्यान देना है तो उसको इंडिया के साथ मैरिट टाइम एंगेजमेंट्स में जाना पड़ सकता है। तो आप ये मान के चलें कि ये जो डेवलपमेंट्स है ना, ये कहीं ना कहीं पे एक शुरुआत हो रही है, और हाँ एक बड़ी पिक्चर की है, और ये भारत की ताकत का एक एक्नॉलेजमेंट है कि अमेरिका को लग रहा है कि मुझे चाइना के साथ अगर कभी किसी लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हु कैन बी द पार्टनर। अब इंडिया इतनी जल्दी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, बिकॉज इंडिया नॉन अलाइनमेंट में बिलीव करता है। भारत अपने देश की हितों पे ज़्यादा ध्यान देता है, वो फैंटेसी की तरह काम नहीं करता है जैसे अब ट्रम्प साहब टैरिफ लगा दो कटा दो। इंडिया बड़ा सोच समझ के, एक भारी भरकम देश है, 150 करोड़ आबादी का, डेमोक्रेटिकली बहुत स्ट्रांग है, विविधता का देश है, तो उसको बड़े समझदारी के साथ काम किया जा रहा है। तो मैं इस पूरे में मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बड़े सियाने लोग हैं जो बड़े कॉशियसली इस चीज़ में एंगेज हो रहे हैं, और बड़े कॉशियसली उन्होंने थिएट्रिकल लेवल पे जो ये आपस में एक डेवलपमेंट हुई है, आप इसको देखें कि स्ट्रेटेजिकली जो मिलिट्री में पोजीशन होल्ड कर रहे हैं वो विजिट कर रहे हैं वेस्टर्न कमांड। ये कोई आम इंटरेक्शन नहीं ना है। उनके साथ क्या बात हुई, क्या इंटरेक्शंस हुई, पोस्चरिंग उन्होंने क्या देखी, भारत किस पोस्चर में बैठा है, किस तरीके की वहाँ पे भारत की चीज़ें हैं, और उसमें अमेरिका का आना बुलाना, एम्बेसडर का होना, साउथ एशिया के एनवाई भी तो हैं जो गोर हैं, ही इज़ नॉट ओनली एम्बेसडर टू इंडिया। तो एक बड़ी पिक्चर मुझे इसमें दिख रही है, और इसमें आने वाले समय में चाइना पे भी इसका इम्पैक्ट आएगा, और पाकिस्तान को भी रीथिंक करना पड़ेगा। जो उसने सोचा था कि अमेरिका खाली मेरे को यहाँ प्रोटेक्ट करने के लिए बैठा है, अमेरिका सोच समझ के डिसीजन ले रहा है। और मुझे लगता है कि जो एक पाकिस्तान हमेशा सोचता ना कि मेरे पे मैं कोई भी मिस एडवेंचर करूँगा, इंडिया अगर मेरे तरफ अग्रेशन दिखाता है तो अमेरिका मेरे साथ होगा। तो इस विजिट के बाद मुझे लग रहा है कि वो उसकी जो थॉट प्रोसेस है ना उसको हिट होगा। बिल्कुल, देखिए तो जिस तरीके से ये बढ़ती हुई नज़दीकियां जो हैं वो कुछ और सिग्निफाई कर रही हैं। बलूचिस्तान में भी हालात कुछ ठीक नहीं है। बलूचिस्तान में भी कुछ पिछले 1-2 दिन से कुछ ऐसी रिपोर्ट्स बाहर निकल के आई जहां पर कि पाकिस्तान आर्मी के जो लोग थे उनको अरेस्ट किया गया है, बलूच लिबरेशन आर्मी द्वारा उनको अरेस्ट किया गया है। और इस तरफ से वेस्टर्न जो उनका ईस्टर्न फ्रंट है और हमारा वेस्टर्न फ्रंट है, वहाँ पर एक मैं देख रहा हूँ कि एक प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है। और पाकिस्तान के जो हालात हैं वो मुझे इस टाइम पे कुछ खासा जो अच्छे नहीं दिख रहे हैं। तो मैं अब चाहूँगा कि हम अपने जो नेक्स्ट इशू है उसकी तरफ एक बार बढ़े। जो SVDIME मामला है उसमें कुछ सिटीजन्स हैं जो कि
स्पेसिफिकली कुछ और इश्यूज पे बात करना चाहते हैं, जो और खामियों पे बात करना चाहते हैं, और हमें बता रहे हैं कि जो सब कुछ SVDIME में चल रहा है सही नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो SVDIME मामले पे अगर दोबारा एक बार इंस्पेक्शन होती है तो इन सारी खामियों को मुझे लग रहा है दोबारा चेक किया जाएगा और इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जाएगा। बिल्कुल, SVDIME का मामला अर्थ न्यूज़ ने पूरे प्रैक्टिकली जनहित और देश हित और विश्व हित में उठाया। विश्व हित इसलिए है क्योंकि श्राइन्स आर रिलीजियस सिंबल्स, फेथ के सिंबल होते हैं। लेकिन उसके पहले के जाने से पहले जो पहला टॉपिक हम लेके चल रहे थे उसमें कंक्लूजन कर लेते हैं कि इस पूरे प्रोसेस में एक चीज़ क्लियर हुई कि भारत अब जो है वो पेरिफेरी में बैठा हुआ सिक्योरिटी का ग्लोबल सिक्योरिटी कैलकुलेशन में भारत एक पेरिफेरी में बैठा हुआ प्लेयर नहीं है, पर्टिकुलरली साउथ एशिया की बात करें। दूसरा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका समझ चुका है कि इस पूरे खित्ते में, एशिया में पावर स्टेबलाइज करने का जो मेन जिसको हम फोकस कर सकते हैं वो भारत हो चुका है। क्योंकि भारत ने जिस तरीके से बिहेव किया है वो बिहेवियर एक अननॉर्मल बिहेवियर नहीं है कि आपने सर्जिकल स्ट्राइक की, आपने कोर एनिमी के साथ जो आपके लोगों पे एट्रोसिटीज़ कर रहा है, फिर जिस तरीके की आपने प्रिसिशन स्ट्राइकिंग की, और जब वो एक्सकलेट हुई तो 3 दिन की आपके वॉर ने अपना मोटिव अचीव किया, टेररिस्ट मोटिव अचीव किया, मिलिट्री मोटिव अचीव किया और पॉज भी ले लिया। तो इसको इस डेवलपमेंट के बाद अमेरिका समझ चुका है कि जो स्ट्रेटजी है भारत की, कहीं ना कहीं उसकी ज़रूरत आने वाले समय में वॉर में पड़ सकती है, जब अगर कभी भी क्लैश ऑफ इंटरेस्ट होता है बिटवीन दी मेजर कंट्रीज। दूसरा, साउथ एशियन सिक्योरिटी जो इंक्रीजेज बहुत ज़्यादा इस टाइम पे जियोपॉलिटिकल एरिया में, जिसको हम ये बोल सकते हैं, जियोपॉलिटिक्स की बात सभी लोग करते हैं। जियोपॉलिटिक्स मतलब व्हेन पॉलिटिक्स एंटर इनटू ग्लोब, जब वो एक एरिया में नहीं रहती है। जियो मतलब अर्थ पूरी सारे कॉन्टिनेंट्स के क्रॉस हो जाती है। तो इंडो पैसिफिक जियोपॉलिटिक्स में जिस तरीके की डेवलपमेंट साउथ एशिया में चल रही है, उसके बीच में भारत का जो एक क्रिटिकली इंपॉर्टेंट रोल है मिलिटरीली, उसकी एक्नॉलेजमेंट भी इस किस्म की एंगेजमेंट से समझ में आती है। और आने वाले समय में इसके जो परिणाम होंगे वो दिखेंगे। अपोजिशन का काम है वो बातें करते रहेंगे, लेकिन ऑन द ग्राउंड दिस इज अ वॉचेबल, जिसको हम बोलेंगे डेवलपमेंट है। और मुझे ऐसा लग रहा है भारत एंगेज कर रहा है, भारत बैलेंस कर रहा है, भारत लीड कर रहा है। भारत कहीं फॉलो नहीं कर रहा, अपनी सॉवरेनिटी कंप्रोमाइज नहीं कर रहा है। मुझे तो जो इसकी असेसमेंट हुई। अब SVDA मामले में आते हैं, मेरे पास एक लेटर आई है जिस तरीके की आप देख रही हैं, कोई ये भेजने वाले हैं कंसर्न सिटीजन्स। इन्होंने 2-3 पॉइंट्स बड़े सिग्निफिकेंट उठाए हैं कि 2 फरवरी को इनके हिसाब से दोबारा से SVDI के तरफ से, SVDIME मेडिकल कॉलेज की तरफ से LOP की एप्लीकेशन दी गई है। तो इन्होंने कुछ कंसर्न उठाए हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि जो डेफिशिएंसीज NMC ने फाइंड की थी, अभी तक वो डेफिशिएंसीज पे काम नहीं हुआ है। जैसे कि मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग अभी भी मेकशिफ्ट तरीके से चल रही है, हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी अभी उस तरीके का नहीं है जिस तरीके की चाहिए, फीमेल वार्ड्स मिसिंग है या इनएडिक्वेट हैं। रेजिडेंशियल एकोमोडेशन के बारे में उन्होंने लिखा है कि 75% स्टूडेंट्स के लिए, इंटर्न्स, रेजिडेंट डॉक्टर के लिए कोई नई कंस्ट्रक्शन वहाँ पे नहीं की गई है, जो NMC ने फाइंड आउट किया था। फिर उसके बाद उन्होंने तो बड़े सख्त वर्ड लिखे हैं कि इलीगल रिक्रूटमेंट हुई है टीचिंग फैकल्टीज़ की बाय दी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। उनके पास प्रूफ्स होंगे, हमने तो जर्नल एक देखा। तो मेजरली हम इसमें देख रहे हैं कि जो इसमें पूरी पॉलिसी को आगे लेकर चल रहे हैं वो वहाँ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब हैं, जिनको इस लेटर में एक्सपोज करने की कोशिश की गई है। और उन्होंने ये लेटर जो है डायरेक्टर CBI को भी लिखी है, हेल्थ मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी लिखी है, ऑनरेबल LG साहब को भी लिखी है, और मीडिया पर्सन को भी, NMC को भी लिखी है, और मीडिया पर्सन को भी इन्होंने इसको भेजा है। तो बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल मीडिया हाउस हमने इसको आउटलाइन करके लोगों के सामने ला रहे हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि जो कंसल्टेंट प्राइवेट हॉस्पिटल 10 साल से कम एक्सपीरियंस वाले हैं या 10 साल एक्सपीरियंस वाले हैं, उनको एज ए एसोसिएट प्रोफेसर विदाउट एनी रिक्विजिट एक्सपीरियंस दैट फॉल्स अंडर एनी ऑफिशियल पब्लिश्ड नॉर्म्स फॉर एलिजिबिलिटी टू मेडिकल फैकल्टी पोस्ट बाय NMC वो लगाए गए हैं।
उन्होंने बड़ा सख्त इसमें लिखा है लेटर में, फैक्चुअल लीगल पोजीशन के ऊपर भी उन्होंने कहा है कि स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट वर्किंग इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल टीचिंग एंड नॉन टीचिंग फॉर 10 years or more to be considered for the postgraduate. There is no provision in NMC guideline that permits the appointment of doctor from private non-teaching hospital to teaching faculty positions. जो इन्होंने कहा है, इन्होंने तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब के ऊपर ही मोस्टली क्वेश्चन उठाया और ये कहा है कि जब तक ये चीज़ें एड्रेस नहीं हो रही तो एलओपी को कैसे अप्लाई दोबारा किया जा रहा है. फिर उन्होंने मैनिपुलेशन वर्ड यूज़ किया है, फॉल्सिफिकेशन पास्ट पेशेंट रिकॉर्ड्स के बारे में कहा है, इन्फ्लेटेड ओपीडी के बारे में, इन्फ्लेटिंग इम्पेशेंट नंबर के बारे में. ये चीज़ें उन्होंने एनएमसी की फाइंडिंग से कही है कि अभी तक ये हुई नहीं है. फैक्चुअल इनक्वेरीज गवर्नमेंट रिस्पॉन्स टू पार्लियामेंट, ये बड़ा सिग्निफिकेंट पॉइंट है रवीश. उन्होंने कहा है कि 7 और 8 तारीख को जवाब दिया गया मिनिस्टर ऑफ स्टेट हेल्थ द्वारा पार्लियामेंट में. सवाल पूछा गया कि एलओपी का स्टेटस क्या है, तो उन्होंने उसके जवाब में कहा कि हमारे पास कोई ऐसा कम्युनिकेशन सेंटर के रिसीव्ड बाय सेंटर रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ एलओपी फंक्शनल स्टेटस एसएमवीडी, हमारे पास कोई ऐसा स्टेटस नहीं है. लेकिन स्टेटमेंट फैक्चुअली इनकरेक्ट है और इंस्टीट्यूट ने रीअप्लाई किया है एलओपी के लिए 2 फरवरी 2026 को. इफ द गवर्नमेंट वाज अनअवेयर ऑफ द एप्लीकेशन दिस इट पॉइंट्स टू अ सीरियस लैप्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपेरेंसी. If they are aware, statement made to the public was misleading. This backdoor attempt to seek reinstatement while the same deficiency persists, the new frauds are being committed, is an insult to regulatory process and public trust. देखिए ये उनका अपना भाव है. उन्होंने हमें लेटर लिखी, हम वो पब्लिक डोमेन में ला रहे हैं, हमारा उसमें अभी तक कोई इस किस्म का पर्सनल इसमें हमारा कुछ नहीं है. फिर उन्होंने कहा कि रिजेक्ट, उन्होंने जो अपील की है कि भाई ये जो एलओपी आपके पास आई है एनएमसी को कि आप इसको रिजेक्ट कर दें. और उसके बाद उन्होंने बड़ी सख्त कार्रवाई पे बोला कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की जाए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब के पूरे इस जो इन्होंने मायाजाल फैलाया हुआ है. और उसके बाद में जब ये सारी चीज़ें क्लेरिफाई हो जाए, फैक्चुअल पोजीशन आ जाए, फिर इसको अप्लाई किया जाए. और उन्होंने तो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो शो की हैं जो कि एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की तरफ लेके जाती हैं इस पूरे मसले को. तो अब ये पब्लिक डोमेन में पब्लिक का फैसला है, पब्लिक इस पर कैसे रिएक्ट करती है. बट गवर्नमेंट एजेंसीज काम कर रही है. जैसे जिस गवर्नमेंट एजेंसी के बारे में इन्होंने लिखा है उसमें आते हैं ऑनरेबल एलजी साहब, उन्होंने लीडर ऑफ अपोजिशन को भी लिखा है, डायरेक्टर सीबीआई को भी लिखा है, हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया को भी लिखा है और मीडिया हाउसेस को लिखा है. तो अब देखते हैं आने वाले समय ये जो जागृत हमारे सिटीजन्स हैं, अगर इनके पास कोई और भी ऐसी इंफॉर्मेशन हैं जिससे ये साबित होता है कि SMVDIME जो कॉलेज लाया जा रहा है या लाए जाने की कोशिश की जा रही है, इसमें ग्रेव मैनिपुलेशनें की गई हैं, और अगर वो मैनिपुलेशनें कहीं ना कहीं पे लॉ ब्रेक करती हैं, कॉन्स्पिरेसी की तरफ ले जाती हैं, तो डेफिनेटली एजेंसीज अपना काम करेंगी और मीडिया हाउसेस जब कोई खबर आएगी उसको छापेंगे. अब आगे बात करते हैं, जो हम बात कर रहे थे यूजीसी पे. मैं इसके ऊपर रवीश बात ये करूँगा, दुख हो रहा है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, देखो कितना अच्छा वर्ड निकला मुँह से, यूनिटी. भारत का मतलब ही यूनिटी है, अपनापन है, और भारत को इवॉल्व वापस अपनी उस गरिमा को प्राप्त करने के लिए इवॉल्व होना है. इवॉल्व होता है जो पहले से ग्रो नहीं किया हो. भारत को जिसको उधर रीडिस्कवर करना है खुद को, कि भारत की असली जो सभ्यता है ना, सिविलाइजेशन है, वो इन्वेडर्स ने इंटरफेयर करके बहुत तबाह कर दी है. तो हम बात करेंगे कि जो ये मैटर यूजीसी के नोटिफिकेशन से आया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर एट्रोसिटीज़ होती हैं, अगर कोई कंप्लेंट आती है तो 1 साइडेड उसमें एक्शन ली जाएगी. ये बड़ा एक सेंसिटिव मैटर है, इसको समझने की ज़रूरत है. सबसे पहले हम बात ये करेंगे कि जो इन सब डिबेट्स के बीच में, आप भी एक कश्मीरी पंडित ब्राह्मण हैं रवीश, ये मेरी निजी राय होगी और भारत की सभ्यता की भी राय मेरे ख्याल में यही होनी चाहिए. जब हम गीता जी का अध्ययन करते हैं, वहाँ पे भगवान कृष्ण डिफाइन करते हैं कि ब्राह्मण कौन है. वो ब्राह्मण के लक्षण बताते हैं, जो अपना सर्वस्व त्याग देता है, ईश्वर को समझने के लिए
ज्ञान अर्जित करने के लिए तप करता है, वो है ब्राह्मण। और ब्राह्मण सबके लिए पूजनीय है। और ये कहते हैं जिसने अच्छे कर्म किए हैं, जिसने अपने जन्मों में बहुत अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटीज़ दी हैं, ऐसी आत्माओं को उच्च कुल में ऐसे लोगों के घर में पैदा होने का मौका मिलता है जो अच्छे कर्म करने वाले हों। उच्च कुल से मतलब जन्म नहीं है, अच्छे कर्म करने वाले। अच्छे कर्म करने वाले कौन होते हैं? जो लोक कल्याण में काम करते हैं। अच्छा कर्म करने वाला वो भी है जो सुबह उठ के सफाई करता है। अच्छा कर्म करने वाला वो भी है जो किसी के लिए कपड़े धोता है। अच्छे कपड़े कर्म करने वाला वो भी है जो किसी के लिए खेती बाड़ी करता है। इसमें नाम का तो कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए भारत की सभ्यता में अगर हम अच्छे तरह देखें तो जो ऋषि वाल्मीकि हुए, रत्नाकर जिनका नाम था, वो रामायण के कौन होते हैं? लिखने वाले। उनकी क्या कास्ट है, क्या क्रीड है, अंग्रेज़ों को नहीं पता था ना, क्योंकि बोल नहीं पाए। उसके बाद में वेद व्यास जी, उनके पिता एक ऋषि होते हैं, उनकी माता सत्यवती होती हैं, जो वेदों का रचयिता है, जिनको वेद उस पे बोलते हैं, हम बोलते हैं पाठी। माता सीता मटके में मिले और वो जगत जननी हम उनको बोलते हैं। मुझे एक बात बताओ, भारत की किस सभ्यता से ये लोग लेते हैं कि भारत की सभ्यता में कास्टिज्म था? नहीं था। ये कास्टिज्म लाया गया, इन्फ्यूज़ किया गया और उसको 200-300 साल भुना के सोसाइटी में डाल के अब उसको क्रिटिसाइज करने के लिए भारत को बोला जा रहा है। तो हम सबको इकट्ठे होके इसको ख़त्म करना है। और हमने ओन ही नहीं करना है कि हमारा था। अगर कोई बीमारी बाहर से लाई गई है तो आज अगर वो बीमारी किसी में है तो उसको क्यों बोलना उस बीमारी का? ये तो हमारे को बीमारी कैथोलिक्स ने दी है, ये तो कहीं बाहर से लाई गई है जहां पे इस किस्म का डिवीजन था। भारत में तो कभी डिवीजन था ही नहीं। भारत के कौन से शास्त्र में आप बता रहे हो जहां कास्टिज्म के ऊपर बात की गई है कि इस जात का आदमी राजा नहीं बन सकता? मैंने परसों भी बोला इसी एपिसोड में, मौर्य वंश को राजा बनाया गया। आज के हमारे भारत के एम्बलम का भी हमारा जो ओनर है अशोक आदि ग्रेट, वो मौर्य डायनेस्टी का है। तो कास्टिज्म का तो कोई लेना देना, कर्मों का लेना देना है, स्वभाव का लेना देना है। तो मैं सबसे पहले अपील ये करूँगा भारतवासियों से, अपने दोस्तों से, मित्रों से, कि हम सबको ब्राह्मण को बहुत पूजनीय तरीके से समझना है। ब्राह्मण भारत की सभ्यता के टॉर्च बेयरर हैं। ब्राह्मणों को मान सम्मान देना है। जन्म से भी ब्राह्मण मान सम्मान के योग्य है, कर्म से तो ही है। और अगर हम भारतीय की सभ्यता को देखना चाहते हैं आगे जाता हुआ, तो जिस तरीके से अब सोशल मीडिया पे एक कैंपेन चल पड़ी है, जैसे कहते हैं ना किसी पेड़ को खत्म करना हो ना रवीश, कहते हैं उसकी जड़ें के खत्म कर दो। तो इस भारत की सभ्यता की जो जड़ें हैं ना, वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण जिसको बोलते हैं काल पुरुष की सिर है, ज्ञान है, और वैश्य उसका पेट है, और जो मेहनत करने वाले लोग हैं उनके ऊपर वो शरीर खड़ा है। ये समाज की एक व्यवस्था है जिसको कर्मों के हिसाब से मान सम्मान मिलता है। आज हमारे प्राइम मिनिस्टर सफाई कर्मचारियों के पांव धोते हैं, उनकी पूजा करते हैं मंदिर कंप्लीट होने पे। कहाँ है कास्टिज्म? ये कौन लोग हैं जो कास्टिज्म की बात कर रहे हैं? और अब वो जो ज्ञान के हमारे रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, जो ज्ञान की बातें करते हैं, जो ज्ञान अर्जित करने के लिए तप करते हैं, किताबों में सिर घबाते हैं, जो जंगलों में जाते थे, उनके कुल में पैदा हुए लोग ही तो ब्राह्मण हुए ना। आज उनको ब्राह्मण होने के नाम पे टारगेट किया जा रहा है और समाज खुश हो रहा है। अगर कोई जन्म से ब्राह्मण है और वो कर्म से ब्राह्मण का आचरण नहीं कर रहा है तो भारत की सभ्यता में उसको ब्राह्मण नहीं मानते। लेकिन जन्म से ब्राह्मण को आप टारगेट करोगे तो भारत की सिविलाइजेशन में उसको एक्सेप्ट किया जाएगा? गलत है। मैं सबसे अपील करता हूं, भारत की सभ्यता में ज्ञान जिनके पास है उनको सम्मान देना है, जैसे भीमराव अंबेडकर को दिया गया, जैसे APJ अब्दुल कलाम को दिया गया। वैसे ही अगर जन्म से कोई इंसान, सदियों से जो व्यवस्था भारत में थी, उस कुल में पैदा होता है
तो उसको सम्मान देना है, और अगर वो अपने कुल के मर्यादा के हिसाब से आचरण नहीं करता है तो समाज उसको मान नहीं देता है। लेकिन हम उसको कुल में पैदा होने की वजह से अपमानित करना शुरू कर दें तो भारत की जो जड़ें हैं सभ्यता की वो खराब हो जाएंगी, और यही वो लोग चाहते हैं। तो मैं पर्सनली हाथ जोड़ के सब लोगों को अपील करता हूं कि भारत के समाज में ज्ञानियों का और ब्राह्मणों का जो उचित स्थान है वो उनको दिया जाना चाहिए, व्यवहार में भी और एक्चुअल में भी। और जो लोग ये कोशिशें कर रहे हैं कि इनको टारगेट करके हम लोग भारत की सभ्यता को मलिन कर दें, तो उनको याद रखना चाहिए कि ज्ञान ने भारत को हमेशा बचाया है, इस बार भी ज्ञान ही बचाएगा। और ज्ञान एक आम इंसान को ब्राह्मण बनाता है, और वो ज्ञान किसका? ब्रह्म का, जिसको हम राज विद्या बोलते हैं। सारी विद्याओं का जो राजा है, जो आत्मा के परमात्मा के साथ मिलने का ज्ञान है, जो कर्मों की शुद्धति का ज्ञान है। और जब भी कोई इंसान कहते हैं ना सॉफ्टवेयर ही ले लोगे आप तो बाकी तो हार्डवेयर की वैल्यू क्या है, तो भारत का जो अस्तित्व है ना वो ज्ञान पे टिका हुआ है। और ज्ञान के जो फ्रंट रनर है ना उनको ब्राह्मण बोलते हैं। फिर वो किसी भी कुल में पैदा हुए हों, किसी भी जगह पैदा हुए हों, वो ब्राह्मण है। तो जब ये ब्राह्मणों को कह के आप शब्द बोलते हैं तो मुझे इसको दुख होता है देख के, और जितना मेरे से हो पाएगा मैं उससे लड़ूंगा कि भारत में ब्राह्मणों को मान सम्मान देने से ही भारत भारत बना है। उनको पैसे नहीं चाहिए, उनको सिर्फ एक मान चाहिए कि समाज मेरे लिए खड़ा है। और आज अगर कोई लोग ब्राह्मणों को टारगेट कर रहे हैं उनके पैदा होने की वजह से, जैसे अक्सर लोग बोलते हैं कश्मीरी पंडित भाग गए थे, बर्दाश्त नहीं होता ना। वो रुचर कोल की स्टोरी क्यों नहीं देखते, जो जान दी जिसने अपनी, जो भद्रवा में रुचर कोल था ना, वो बिल्कुल लड़ा ना, वो जगाया ना डोडा आंदोलन उसने। तो ये जो कुछ लोग हैं ना जो सेल्फ सेंटर्ड लोग हैं पॉलिटिक्स करने वाले, उनको मेरी रिक्वेस्ट होगी पहले तो, और अगर नहीं सुधरेंगे तो हम उनको लेजिटिमेटली कोर्ट्स में भी घसीटेंगे कि अगर आपने किसी कुल के बारे में, चाहे वो किसी किस्म का हो, आपने उसको, जैसे आज SC/OBC एक्ट लाया गया कि भाई उनको केसेस आए कि उनके साथ कहीं पे जाति भेद हुआ या उनके साथ, इसी तरह जो ब्राह्मण शास्त्रों से लेके वैदिक एरा से लेके आज तक वेद पाठ करते हैं, जो नॉलेज देते हैं, नॉलेज लेते हैं, और नॉलेज के बाद मेहनत होती है, उस पर काम होता है, उनके बारे में अगर कोई अपशब्द बोलेगा तो उसको भी उसी तरीके से सख्ती से कानून के द्वारा हैंडल किया जाएगा, करना चाहिए। और अगर भारत का समाज इसमें आगे नहीं आता है तो भारत के लिए अच्छी डेवलपमेंट नहीं होगी। हम पर्सनली इसको कंडेमन करेंगे। हमारे लिए ब्राह्मण पूजनीय हैं, भारत की सभ्यता में पूजनीय हैं, और ब्राह्मणों की रिसर्च की वजह से ही, ज्ञान पाठ की वजह से ही भारत जो है वो स्वर्ण का शेर बना, आगे भी बनेगा, क्योंकि ज्ञान से ही चलेगा ना। ज्ञान से ऊपर गीता में कहा कुछ भी नहीं है, कर्म भी ज्ञान से ऊपर नहीं है, कर्म भक्ति भी ज्ञान भक्ति से ऊपर नहीं है। तो जिसके बाद ज्ञान ही नहीं होगा उसको सही और गलत का पता क्या होगा। तो ब्राह्मण वो स्टेट ऑफ ह्यूमन है जब वो ह्यूमन ज्ञान प्राप्त करता है, तो उसको, ज्ञानी को एक अपराध बोध देना, ये बहुत डेंजरस सिचुएशन है। गवर्नमेंट को इसके ऊपर एक्शन लेनी चाहिए। हमारी जो मीडिया एजेंसीज हैं, जो हमारे ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री है, कि जितने भी हैंडल्स से इस तरीके के अपशब्द बोले जा रहे हैं उनको सख्ती से चिन्हित किया जाए, उनको रोका जाए। किसी कास्ट, क्रीड, कलर के बारे में कोई अपशब्द कोई ना बोले। भारत का समाज एक इंटीग्रेटेड समाज है, उसमें हर एक चीज़ के बारे में उसकी अप्रोप्रिएट प्लेस है, मान सम्मान है। तभी मैंने कहा कि सत्यवती के सपुत्र हुए वेदव्यास, जिन्होंने वेदों की रचना की, रिकॉइन किया। वेद तो पहले ओरली बोले जाते थे। चाणक्य एक ब्राह्मण हुए, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को बनाया राजा। विश्वामित्र एक क्षत्रिय थे, उन्होंने राम जी को शिक्षा दी। अच्छा, फिर महाभारत में आता है जो एक ऋषि हैं हमारे महाभारत में, उनका नाम मेरे दिमाग से निकल गया, वशिष्ठ की तरह ही माने जाते हैं वो लोग, कि उनको, उनकी सिस्टर को
मिले थे शांतनु जी को, उनको उन्होंने बड़ा किया। और अगर कोई जंगल में मिला, कैसे पता था कौन से कुल के हैं वो? उनके पिता माता मिले ही नहीं थे, तो उनको राज गुरु बनाया गया। किसका? कुरु अंपायर का। तो मुझे कहीं पे ना रेफरेंस नहीं मिला, इसलिए मैं कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ भारत की सभ्यता में कास्टिज्म नहीं है। ये बाहर से लाया गया एक कुरीति है, जिसको 400-500 सालों में इन्फ्यूज़ किया गया सोसाइटी में, अपने एजेंट छोड़ के, जिन्होंने शायद अनटचेबिलिटी को बढ़ाया, जिन्होंने शायद एक नफरत के बीज बोए, जिसको आज टेक्नोलॉजी की हेल्प से हमें ख़त्म करना है, कंटेस्ट का ख़त्म करना है। और आने वाला समय जो भारत का है वो एक इंटीग्रिटी सोसाइटी का वैसे ही बनाना है जैसा असली भारत का सनातन सभ्यता में समाज हमारा था। तो उसके लिए शुरुआत करनी है। जो अब ये जो अब शब्द बोले जा रहे हैं, इनके ऊपर सब लोग मिलकर कंडेमन करें, और जो भी लोग ब्राह्मण आचरण करने वाले हैं वो ये फील करें कि समाज हमारे साथ खड़ा है, और हम अगर अपना सर्वस्व त्याग के ज्ञान को अर्जित करने के लिए सेल्फलेस होकर काम करते हैं तो हमें समाज ओन करता है, हमें सम्मान देता है। और अगर हमारे कुल में कोई पैदा होता है, उसको ज्ञान की वजह से भी मान सम्मान मिलेगा, और पहले कुल की वजह से भी मिलेगा। ये उसकी इनएलिजिबिलिटी नॉट टू बी रिस्पेक्ट नहीं हो जाएगी ना। उसको एक टारगेट करने का तरीका नहीं ना रहेगा। मैंने देख रहा हूं तो कुछ खान सर पर्टिकुलरली, मुझे ऑब्जेक्शन है उसकी बात पे, तो उसने बोला कि भारत में 3% ब्राह्मण है बाय बर्थ और 70% नौकरी में बैठे हैं। ये बात उसने कैसे बोली? जिसकी अपनी आइडेंटिटी कंफ्यूज्ड है, जो कभी अपने नाम को कैमोफ्लेज करके लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, हजारों लाखों लोगों को बोलता है मैं उनको दे रहा हूं, नौकरियां नहीं है, जितने लोगों से तूने फीस लेके पढ़ा दिया, फिर कहता है मैं मुफ्त में पढ़ाता हूं। हो सकता है वो एक किस्म का एक पॉलिटिकल मोटिव हो उन लोगों का, बच्चों को गुमराह करने का, और फिर ऐसी बातें उनके दिमाग में डालने का जो समाज को तोड़ती हैं। तो इन कमेंट्स के साथ रविश, मैं चाहता हूं आप इसको एज ए ब्राह्मण बात करें। जी बिल्कुल, देखिए ये तो एक समाज को तोड़ने वाली बात है। ये जो भारत के विरुद्ध जो शक्तियां हैं वो इन चीज़ों को यूज़ करती हैं समाज में एक जो रिफ्ट है उसको बढ़ाने के लिए। आज के ज़माने में देखिए वो पुराना ज़माना बदल चुका है। कहीं कहीं पे आपको जो जाति के बेस्ड पे कोई अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, बहुत ही कम लेवल पे हो रही है और डिक्लाइन पे है। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि जो भारत है, भारत एक मैं कहूँगा एकता के साथ आगे बढ़ेगा, और सबके सब मिलके जो भारतवासी हैं और हिंदू खासतौर से, वो इन मतभेदों को दूर करके एक ही परिवार के सदस्य बन के काम करते रहेंगे। और सत्य सनातन भारत का जो रीबर्थ होना है ना, वो इक्वालिटी के साथ होना है, और सारे समाज को सनातन में मानने वाले, सनातन के बिलीफ्स को आगे लेके जाने वाले पूरे समाज के साथ होना है। उसमें भगवान वाल्मीकि के मानने वाले भी हैं, रविदास जी के मानने वाले भी हैं, विष्णु भगवान को मानने वाले भी हैं, माता को मानने वाले भी हैं, कबीर जी को मानने वाले भी हैं। सारे जो सारे के सारे सनातन समाज का हिस्सा है वो सारे इकट्ठे हैं। और पॉलिटिकल पार्टियों का ये जो एक नया शगुफा शुरू हुआ है, इसको बस्ट करने की ज़रूरत है, सारे समाज को इकट्ठे होने की ज़रूरत है, और अर्थ न्यूज़ अपना रोल उसमें प्ले करती रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा व्यूअर्स से भी मैं ये कहूँगा कि ये जो सारे इश्यूज़ हमने डिस्कस किए, आपकी भी अगर कोई सोच है इसके ऊपर, कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। जय माता दी। जय माता दी।